जो फैसिलिटी मैनेजर के लिए रेजिडेंशियल साइट के लिए क्या क्या पूछा जाता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने मेरे से लगभग 28 से 30 क्वेश्चंस पूछे थे और 30 क्वेश्चन में मैं सारे एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, तो इसलिए मैं इसमें क्या है 14 से 15 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और दूसरी वीडियो में आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। फ्रेंड्स, जो भी वो इंटरव्यूअर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो वो बहुत ही ब्रिलियंट बंदा था, यानी बहुत ही, मैं कहता हूँ उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी रेजिडेंशियल साइट के बारे में, और उन्होंने जो क्वेश्चंस किए वो बड़े सीक्वेंसली थे और बहुत ही अच्छे ढंग से थे। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और मैं आपको बताता हूँ क्या मेरे से पूछा गया था और कैसे उसका रिप्लाई देना है, कैसे उसका आंसर देना है। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जब कोई भी इंटरव्यू के लिए जाएगा तो वो सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं, आप कहाँ काम करते हो। तो आप वो बताओगे कि मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। मुझे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कि सर इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने लाख स्क्वायर फीट एरिया है, कितने एम्प्लॉय हैं, आपके अंडर में कौन है और आपकी रिपोर्टिंग किसको है। तो ये 4-5 क्वेश्चन तो कॉमन होते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी पोस्ट के लिए जाओ, आपसे ये 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स अगर आप AFM या FM या फैसिलिटी मैनेजर AGM GM के लिए ऊपर जब जाओगे तो ये चीज़ें आपसे पूछी ही जाएंगी। 4-5 क्वेश्चन हैं, जैसे किस बिल्डिंग में काम करते हो, कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, आपको आपकी रिपोर्टिंग किसको है, ओनर कौन है, कितना एरिया है या कितना उसमें कौन कौन ऑक्यूपेंट हैं, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन उन्होंने जो मेरे से टेक्निकली किया, होता क्या है कि जब फैसिलिटी मैनेजर के लिए आदमी जांचता है किसी को या इंटरव्यू करता है, तो उसमें क्या है, टेक्निकली भी जांचना होता है, हाउस कीपिंग से रिलेटेड भी जांचना होता है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड भी जांचना होता है, कंप्लायंसेस क्या क्या हैं, यानी लाइजनिंग में आप क्या कर सकते हो वो भी जांचना होता है। तो इस तरीके से वो 3-4 रिलेटेड होते हैं, 3-4 डिपार्टमेंट का हो या रिलेशंस होते हैं जो फैसिलिटी मैनेजर जिनसे डील करता है या जो साइट को चलाता है, तो उसका जिससे पाला पड़ता है आप कह सकते हो, या काम करता है जिसके लिए, तो वो उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से किए थे। पहला है, व्हाट इज द मेंटेनेंस ऑफ MGF, ACF एंड DMF। मीन्स WTP, STP या इनमें जो ये फिल्टर लगे रहते हैं जिनको हम ड्यूअल मीडिया फिल्टर, सैंड फिल्टर या MGF मल्टीग्रेडेड फिल्टर या ACF एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर बोलते हैं, उनका मेंटेनेंस क्या करते हो, मेंटेनेंस क्या होता है। तो नॉर्मली आदमी ध्यान नहीं देता उस पर कि क्या मेंटेनेंस होता है। तो ईजिली जब कभी ऐसे सडनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, सर कोई मेंटेनेंस नहीं है उसका, तो आप ऐसा बोल देते हैं। मीन्स इवन मैंने भी ऐसा ही बोला था, लेकिन जब मैंने उसको खोजा, जांचा और पूछा तब मुझे पता चला कि क्या बोलना चाहिए और क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है, कोई सा भी फिल्टर हो, चाहे MGF हो, ACF हो या DMF हो या सैंड फिल्टर हो, सभी का मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस में आप क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा ACF है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, तो उसका मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस उसका ये है, किसी भी चीज़ का डेली मेंटेनेंस ये होता है, या जो ACF की बात करते हैं इसका डेली मेंटेनेंस ये है कि आप उसके सारे वाल्व चेक करेंगे, वाल्व लीकेज तो नहीं है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, क्लीनिंग है कि नहीं है, और उसके बाद आप उसका इन आउट का प्रेशर चेक करेंगे। इन और आउट लाइन का प्रेशर जरूर चेक किया जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी फिल्टर जब डिजाइन किया जाता है तो उसमें इन और आउट में लगभग आधा kg का डिफरेंस रहता है। नॉर्मली जब डिजाइन किया जाता है, तो जब डिजाइन किया जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि इन और आउट में कितना डिफरेंस रहेगा। अब होता क्या है, जब हमारा फिल्टर चलता है तो चलते चलते उसमें जो अशुद्धि कंटामिनेंट्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो उसमें क्या है, प्रेशर बढ़ता है इन आउट का। जब इन आउट के प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा, मीन्स जो उसमें रेगुलर रह रहा है उसको छोड़ के यदि 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इंक्रीज कर जाए, यानी आप मोटा मोटा मान लो कि ½ kg प्रेशर अगर बढ़ जाए, जो नॉर्मल रहता है उससे ज़्यादा, ठीक है, तो इतना प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो हमें उसको बैकवाश करना होता है। तो ये भी एक मेंटेनेंस है। वो शिफ्ट वाइज भी किया जा सकता है, रनिंग पे होता है, मान लीजिए ज़्यादा रनिंग है तो कम समय में किया जाएगा और कम रनिंग है तो ज़्यादा समय में किया जाएगा। तो वो शिफ्ट वाइज भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है और वीकली भी हो सकता है। तो ठीक है, तो एक तो उसका सबसे पहला हो गया, जो वाल्व वगैरह हैं वो सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं मेंटेनेंस में। सेकंड थिंग उसकी ये हो गई कि डेली बेस पे या शिफ्ट वाइज बेस पे या जो भी वीकली बेस पे उसका बैक वॉश करना मस्ट होता है। ठीक है, अब उसके अलावा आप उसमें क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड उसमें क्या है, ईयरली मेंटेनेंस होता है। ईयरली मेंटेनेंस में क्या होता है, कोई सा भी चाहे ACF हो चाहे DMF हो, उनका क्या है ओपन बैकवाश किया जाता है। तो ओपन बैकवाश के लिए क्या होता है, ऊपर से कवर खोल दिया जाता है और जैसे हम बैकवाश करते हैं तो बैकवाश में क्या ड्रेन में पानी ना दे करके हम ऊपर से निकालते हैं, क्योंकि जब कंटामिनेंट्स ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो ऊपर सिल्ट जम जाती है एक तरह से,
या वो जमा तो नहीं है, तो वो चीज़ ओपन करके खोल के पता चल जाता है जो हमारे उसके अंदर मीडिया है वो सिल्ट तो नहीं हो गया, जमा तो नहीं हो गया, यानी एक कठोर पदार्थ तो नहीं हो गया, वो जम तो नहीं गया, पहली चीज़। दूसरा, उसको जब ओपन बैकवाश करते हैं तो ओपन बैकवाश करने से पहले उसमें क्लीनिंग केमिकल डाला जाता है। अब वो केमिकल HCl से रिलेटेड होता है, तो ज़्यादा केमिकल के बारे में जानना है तो फ्रेंड्स वो तो जो केमिकल सप्लाई करता है क्लीनिंग के लिए वो बता पाएगा कि क्या क्या उसमें है। बट ये HCl यानी एसिड जरूर होता है जिससे उसमें उसको भर के छोड़ दिया जाता है और करीब करीब 3 से 4 घंटे भर के छोड़ने के बाद उसको फिर ओपन बैकवाश किया जाता है। अच्छा, ये 3 से 4 घंटे ये भी जो है क्लीनिंग केमिकल पर ही डिपेंड करता है कि वो केमिकल कितना फास्ट है, यानी कितने परसेंटेज का है, और उसको 1 घंटे छोड़ना है या 3 घंटे छोड़ना है, तो वो सजेस्ट कर देते हैं केमिकल वाले। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि डेली मेंटेनेंस में उसके सारे वाल्व, लीकेज और पंप ये सब चीज़ चेक की जाती है। दूसरा, उसका बैकवाश, और लास्ट में ईयरली मेंटेनेंस में उसका क्या किया जाता है, ओपन बैकवाश किया जाता है। उसमें जो है केमिकल डाल के भर दिया जाता है और उसके बाद ओपन बैकवाश किया जाता है। जो उसकी डस्ट या जो उसमें ऊपर कंटामिनेंट जमा हुए हैं वो वहाँ से ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने मुझसे किया, व्हाट वुड बी टेस्टेड बिफोर ACF रिप्लेस्ड। व्हाट वुड बी टेस्टेड बिफोर ACF रिप्लेस्ड मतलब क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से पूछा कि यदि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर को बदलना हो तो कब बदलोगे, मीन्स कब, हमें कैसे पता चलता है कि ACF अब काम नहीं कर रहा है या ACF खराब है। सीधा सा मतलब यही था उनका कि ACF खराब हो गया, कैसे पता करोगे। तो फ्रेंड्स, ACF खराब होने से पहले, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर खराब होगा तो आप, वो नॉर्मली तो पानी चलता रहेगा, पानी तो उसमें लेते रहो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि खराब है कि नहीं खराब है नॉर्मली। तो उसका क्या होता है कि साल में एक बार उसका आप टेस्ट कराइए, मीन्स उसमें से कार्बन निकालेगा, जो भी बंदा क्वालिटी लैब से या किसी भी लैब से आएगा तो वो उसमें से क्या थोड़ा सा कार्बन सैंपल के रूप में ले जाएगा खोल करके, और उसको वो लैब में टेस्ट करेगा। तो उस पर 3 से 4 टेस्टेड होते हैं, जैसे एस का होता है, IV वैल्यू होती है, ऐसे 1-2 पैरामीटर्स और चेक किए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 किए जाते हैं, लेकिन हमें जो मेजरली मोस्ट प्रोबेबली मतलब रहता है वो एक ही से रहता है, IV मीन्स, मैं लिख देता हूँ IV फ्रेंड्स ऐसे लिखते हैं, IV होती है आयोडीन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। ठीक है, तो आयोडीन वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए जब कोई भी एक्टिवेटेड कार्बन उसमें डाला जाता है तो डालते समय उस पर मेंशन रहता है कि कितनी IV का उसमें डाला गया है, वो हमें पता होना चाहिए। जब हमें कोई चीज़ एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर सरेंडर किया जाता है, मीन्स हमें टेक ओवर करते हैं हम और वो हमें हैंड ओवर करते हैं, तो उसमें वो उसका मैनुअल देते हैं और उसमें सारी डिटेल रहती है कि कौन सा इसमें एक्टिवेटेड कार्बन डाला गया है। तो उसमें क्या है, देखिए अगर उसमें 450 IV वैल्यू का डाला है तो अगर वो 50 से 60% IV वैल्यू चल रही है, मीन्स अगर 450 का डाला गया है और उसमें 250 से 300 अगर IV आ रही है तो मीन्स वो काम कर रहा है, 50 से 60% तक ठीक कर रहा है। अगर किसी वजह से 800 IV वैल्यू का उसमें एक्टिवेटेड कार्बन पड़ा हुआ है और वो जब हमने टेस्ट कराया तो उसका 200 आ रहा है IV वैल्यू, तो मीन्स फ्रेंड 25% पे काम कर रहा है। इसका मतलब वो अपनी एफिशिएंसी से भी बहुत डाउन है, 50 से 60% होनी चाहिए उसकी एफिशिएंसी, लेकिन अगर 25% एफिशिएंसी दे रहा है दैट मीन्स वो काम नहीं कर रहा है। और उस कंडीशन में जो हमारा ट्रीटेड वाटर आएगा वो भी येलोइश हल्का सा आएगा और हो सकता है उसमें क्लोरीन भी ज़्यादा निकल के आए, क्योंकि ACF क्लोरीन जो FRC रहती है उसको कम करता है, तो वो पैरामीटर्स उसमें ख़राब हो जाते हैं, जो ट्रीटेड वाटर के वो कम आते हैं। तो इसलिए जब भी देखें कि आयोडीन वैल्यू उसकी 25% से भी कम है या 25% है तो हमें अपना ACF रिप्लेस करना होता है। मीन्स ACF का मतलब पूरा फिल्टर रिप्लेस कभी नहीं किया जाता। होता क्या है कि एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर अगर देखिए छोटा है, स्मॉल साइज का है, तो वो क्या है पूरा का पूरा उसका एक्टिवेटेड कार्बन या तो अंदर से बदल दो या सारा ही बदल दो, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो इंडस्ट्री में जो बिल्डिंगों में लगा रहता है वो थोड़ा बड़े साइज का रहता है, तो उसमें क्या है उसको ओपन करके उसका मीडिया चेंज कर दिया जाता है और मीडिया बेस के साथ साथ एक्टिवेटेड कार्बन भी चेंज कर दिया जाता है और दोबारा भरने के बाद फिर उसको यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, एक्टिवेटेड कार्बन भी 2 टाइप का होता है, ग्रेनुअल और पाउडर, या ग्रेनुअल और बेसिक। तो अब आप ये चाहें तो ग्रेनुअल ले लीजिए चाहे पाउडर ले लीजिए, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि कितनी IV वैल्यू का लेना है। जितनी ज़्यादा IV वैल्यू का लोगे उतना ही पानी की क्लैरिटी और पैरामीटर्स बहुत अच्छे आएंगे। तो IV वैल्यू मैक्सिमम कितनी आती है फ्रेंड्स, 1000 IV वैल्यू तक आता है नॉर्मली। ठीक है, 450 से 1000 तक आता है, 800, 850, 1000 वाला बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और वो कॉस्टली भी होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 3, HT पैनल पर कौन कौन सी सेफ्टी लगी होती हैं।
तो ये क्वेश्चन मेरे से इस इंटरव्यू में दूसरी तीसरी बार पूछा गया, मीन्स इसी इंटरव्यू में नहीं, इससे पहले भी पूछा गया। एचटी पैनल पे लोग जो भी कभी इंटरव्यू देते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें बता देते हैं, वो एलटी के अकॉर्डिंग बता देते हैं, लेकिन एचटी पैनल पे फ्रेंड्स अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट 2 रिले लगी रहती हैं, तीसरी होती है मास्टर ट्रिप। अगर एचटी पैनल या वीसीबी जो भी है वो पैनल जो है ट्रांसफार्मर के साथ लगा हुआ है तो उस पर वाइंडिंग की सेफ्टी भी लगी रहेगी, यानी जो वाइंडिंग टेम्परेचर की जो सेफ्टी होती है, ऑयल टेम्परेचर वाइंडिंग, अगर ऑयल टाइप का है तो ऑयल और वाइंडिंग दोनों होगी, और अगर वाइंडिंग टेम्परेचर है तो वाइंडिंग टेम्परेचर की उस पर जरूर होगी। अगर ड्राई टाइप का है तो वाइंडिंग टेम्परेचर की जो है उस पर सेफ्टी लगी होगी। तो 3 सेफ्टी आप याद रखिए, अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट, मास्टर ट्रिप, ये 3 लगी हुई होती हैं। अगर ट्रांसफार्मर के साथ यूज कर रहे हो तो वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पीने के पानी की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स उन्होंने बड़े प्यार से मेरे से पूछा कि पीने के पानी की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए। अब हम पीने के पानी की टीडीएस तो याद रखते हैं कि 120 बहुत बढ़िया है और इतना होना चाहिए, सब कुछ पता है, लेकिन हार्डनेस का हम याद नहीं रखते। तो मैं आपको बता दूं, पीने के पानी की हार्डनेस की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये लेस देन 200 होनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो 600 से कम एक्सेप्टेबल है। मीन्स आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो 600 से कम हार्डनेस एक्सेप्टेबल है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 200। 200 से कम आप सप्लाई करोगे, चाहे सॉफ्टनर लगा के सप्लाई करो, चाहे जैसे लगाओ, लेकिन कहीं ऐसी कंडीशन बन रही है कि वहाँ जो है 200 से ज़्यादा है और हम दे ही नहीं सकते, तो 600 से कम रखनी चाहिए। 600 से ऊपर का पानी आप किसी भी सूरत में सप्लाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, सेकंड, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या सॉफ्ट वाटर रेजिडेंस को सप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो पूछ लेते हैं कि सॉफ्ट वाटर सप्लाई करते हो क्या आप अपने यहाँ। तो हम लोग नॉर्मली, आप लोगों ने देखा होगा कि सॉफ्ट वाटर को हम मशीनरी में यूज करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली कूलिंग टावर में यूज करते हैं। सॉफ्ट वाटर हम रेजिडेंस को सप्लाई नहीं करते, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। अगर हमारी हार्डनेस 200 से ऊपर है, मान लो 500, 700, 800, 2000, 3000 हार्डनेस चल रही है, तो हम जो रेजिडेंस को है उसको सप्लाई नहीं कर सकते, और उसको सप्लाई करने के लिए हमें सॉफ्टनर लगाना पड़ेगा, और उसको हमें हार्डनेस जो है 200 से कम लानी पड़ेगी। कोशिश करेंगे 200 से कम लानी पड़ेगी। अगर किसी वजह से 200 से कम आ ही नहीं सकती तो 600 तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम उसको 200 से नीचे लाके रेजिडेंस को सप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या लगता है फ्रेंड्स, सॉफ्टनर जब हम लगाएंगे और 200 से कम आएगी तो हम जो है अपने रेजिडेंस को गाइडलाइन देंगे या उनको कन्वे कराएंगे कि इस पानी को डायरेक्टली पीने के लिए यूज़ ना करें, घर में यूज करें, वॉशिंग में, सभी चीज़ों में यूज करें, लेकिन घर पीने के लिए यूज़ ना करें। पीने से पहले आरओ जरूर लगाएं। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट वाटर जो है वो डायरेक्टली अगर काफ़ी लंबे समय तक पिया जाएगा तो उसमें सोडियम ऐड हो जाता है और वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, तो हम सप्लाई करते हैं, सॉफ्ट वाटर रेजिडेंस को सप्लाई किया जा सकता है अगर 200 से ज़्यादा हार्डनेस बहुत ज़्यादा पानी की है और हम किसी भी सूरत में उसको कम नहीं कर पा रहे, तो हम सॉफ्टनर लगा के उसका पानी 200 से कम करके सप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आरओ प्लांट हार्डनेस को कम करता है। फ्रेंड, आरओ प्लांट वाटर ट्रीटमेंट में ऐसा प्लांट है जो टीडीएस, हार्डनेस, पीएच वैल्यू सभी को कंट्रोल कर सकता है। तो ये हार्डनेस और टीडीएस दोनों को कम करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है मीन्स कम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, कूलिंग टावर में डेल्टा टी क्या होता है। अब देखिए, पानी से रिलेटेड उन्होंने पूछ लिया, उसके साथ साथ वो कूलिंग टावर पे आ गए, कूलिंग टावर में डेल्टा टी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब मुझे एक्चुअली पता था कि रेंज क्या होता है, मुझे ये डायरेक्टली नहीं पता था डेल्टा टी क्या होता है। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बताया उनको बाद में, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। फ्रेंड, डेल्टा टी जो होता है वो एक्चुअली रेंज ही होता है। कूलिंग टावर की कोई रेंज पूछ ले तब भी आप यही बताओगे, डेल्टा टी पूछ ले तब भी यही बताओगे। होता क्या है, डेल्टा टी होता है हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर। मीन्स जो कूलिंग टावर में पानी जा रहा है जो पानी जा रहा है इन उसका टेम्परेचर, और जो आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर, दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी कहलाता है या कूलिंग टावर की रेंज कहलाता है। क्या लिख सकते हैं उसको, HWT हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस CWT कोल्ड वाटर टेम्परेचर, ये होता है डेल्टा टी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे कूलिंग टावर से ही किया कि कूलिंग टावर की एफिशिएंसी क्या होती है। अब फ्रेंड्स, एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो पता था मुझे, मैंने फट से बता दिया कि एफिशिएंसी रेंज इंटू 100 डिवाइड बाई रेंज प्लस अप्रोच। ठीक है,
अब जब मैंने ये बता दिया रेंज इंटू 100 डिवाइड बाई रेंज प्लस अप्रोच, तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन उन्होंने खड़े कर दिए थे कि रेंज क्या होती है, अप्रोच क्या होती है, और अप्रोच में से भी उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चन और किए थे। क्या क्या, देखिए रेंज मैंने बता दिया, जो डेल्टा टी होता है उसी को रेंज कहते हैं, हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर। अब उन्होंने पूछा अप्रोच क्या होती है, अप्रोच होती है कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। नॉर्मली वेट बल्ब टेम्परेचर कोल्ड वाटर टेम्परेचर से कम होता है, तो वो होती है। अब जो अप्रोच की लिमिट है वो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होनी चाहिए, और रेंज की लिमिट जो है वो 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स एफिशिएंसी निकलिए, एफिशिएंसी क्या होगी, रेंज इंटू 100 डिवाइड बाई रेंज प्लस अप्रोच। ठीक है, अप्रोच में जब मैंने उनको बोला कि कोल्ड वाटर टेम्परेचर से और वेट बल्ब टेम्परेचर को घटा दें तो अप्रोच मिल जाएगा, तो उन्होंने मुझे पूछा वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो फ्रेंड्स वेट बल्ब टेम्परेचर वो होता है जो वेट बल्ब टेम्परेचर चेक करने के लिए वेट बल्ब थर्मामीटर आते हैं, वेट बल्ब थर्मामीटर से जो भी हम टेम्परेचर लेते हैं वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने मेरे से पूछा कि एसटीपी चलाने के लिए अप्रूवल किससे लिया जाता है और उसे क्या कहते हैं। अब फ्रेंड्स नॉर्मली पता नहीं होता, कंप्लायंसेस का क्वेश्चन है ये, कंप्लायंसेस में आ गई वो कि एसटीपी चलाने के लिए जो हम अप्रूवल लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो एसटीपी चलाने के लिए ऐसे इस नाम से कोई अप्रूवल नहीं आता कि एसटीपी रनिंग अप्रूवल या एसटीपी रनिंग लाइसेंस, ऐसा कुछ नहीं आता। उसको फ्रेंड बोलते हैं सीटीओ, कंसेंट टू ऑपरेट। तो कंसेंट टू ऑपरेट वाटर और एयर दोनों के लिए लिया जाता है, यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये लिया जाता है। और सीपीसीबी के अंडर में यानी पोल्यूशन से रिलेटेड, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो हैजार्डस वेस्ट का हो, नॉइस पोल्यूशन हो, ये जितने भी हैं वो सीपीसीबी से लिए जाते हैं और ये सीटीओ के नाम से ही लिया जाते हैं। जब सीटीओ लिया जाएगा तो ये सारे उसी में आएंगे। कंसेंट टू ऑपरेट, फ्रेंड्स कंसेंट टू ऑपरेट से पहले सीटीई भी लिया जाता है, उसको बोलते हैं कंसेंट टू इस्टेब्लिशमेंट, मीन जब बिल्डिंग बनाओगे तब लिया जाता है, उसके बाद सीटीओ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है रेजिडेंशियल बिल्डिंग रन करने के लिए सीपीसीबी से कौन कौन से अप्रूवल लिए जाते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। सीपीसीबी कंट्रोल पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सीपीसीबी से सीटीओ लिया जाता है जिसको बोलते हैं कंसेंट टू ऑपरेट, और उसमें क्या क्या होता है जो हम लेते हैं मैं आपको बता दूं डिटेल में। देखिए एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर, एम्बिएंट नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एसटीपी और स्टैक एमिशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीपीसीबी से सीटीओ के थ्रू मिलती हैं। ये जो सीटीओ मिलता है उसी में सारी होती हैं। एक होता है हैजार्डस वेस्ट, तो हैजार्डस वेस्ट का जो है वो भी इसी से लिया जाता है, लेकिन वो सीटीओ से बाहर ले जाता है। ठीक है, और ये नियर अबाउट वो जब बिल्डिंग रनिंग स्टार्ट में आती है तो 20 साल के लिए मिल जाता है एक ही बार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11, रेजिडेंशियल के लिए एम्बिएंट साउंड पोल्यूशन नॉर्म्स क्या है। उन्होंने फिर आगे उसमें पूछा जब मैंने ये सब चीज़ बताई कि एम्बिएंट साउंड पोल्यूशन रेजिडेंशियल साइट के लिए क्या है। तो रेजिडेंशियल साइट के लिए एम्बिएंट नॉइस पोल्यूशन डे और नाइट के हिसाब से होता है फ्रेंड्स। डे में 55, ठीक है, डे में कितना होना चाहिए 55 dB और नाइट में 45 dB, ठीक है, इतना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है रेजिडेंशियल में कौन कौन से चार्ज लिए जाते हैं। अब वो जो अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कॉमर्शियल टाइप के, उनसे पूछा उन्होंने कि रेजिडेंशियल में कौन कौन से चार्ज लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स रेजिडेंशियल में 2 चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और कॉमन एरिया मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी 2 तरीके से लिया जाता है रेजिडेंशियल में। एक तो जो आपके घर में बिजली है, मीन्स देखिए क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो रेजिडेंशियल में लिया जाता है वो 2 टाइप में लिया जाता है। एक होता है कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, क्या होता है कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये लिया जाता है। और एक होता है जो आपका फ्लैट है, तो फ्लैट का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फ्लैट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये जो पर किलोवाट के हिसाब से लिए जाते हैं, पर किलोवाट kWh प्लस फिक्स चार्जेस, क्या फिक्स चार्जेस, जो भी फिक्स चार्जेस हैं वो भी पर किलोवाट के अकॉर्डिंग जैसे भी डिवाइड करते हैं वो उस तरीके से लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2 तरीके से लिया जाता है, कॉमन एरिया, और ये कॉमन एरिया का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आता है फ्रेंड्स 42-45 पैसे पर स्क्वायर फीट आता है, 42-45 पैसे पर स्क्वायर फीट।
और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, चाहे वो DHBBN है, चाहे वो डिस्कॉम है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड है जिससे भी है, वो उसके अकॉर्डिंग ले आता है, जो उसका एक्चुअल चल रहा है वही ले आता है, उसमें कोई बढ़ाया घटाया नहीं जाता है। DG वाला चार्जेस कॉमन एरिया में आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा लिया जाता है कैम, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेज। तो कॉमन एरिया मेंटेनेंस जितना बचा उसका चार्जेज अलग से ले आता है, जिसमें सारा कुछ मैन पावर, गार्ड, हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, लिफ्ट और बाकी चीज़ें जितनी रह जाती हैं, डेप्रिसिएशन, सब कुछ उसी के थ्रू ले आता है फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, रेजिडेंशियल में कैम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वह आपकी बिल्डिंग में कितना चार्ज करते हैं, ठीक है। तो अब वो बात कर रहे हैं कि कॉमन एरिया मेंटेनेंस जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करते हो। देखो, कॉमन एरिया मेंटेनेंस कैलकुलेट करने के लिए कई सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कॉमन एरिया मेंटेनेंस में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का अलग ले लिया जाता है, चाहे वो लिफ्ट में जाए, चाहे वो चिलर में जाए, चाहे वो किसी में जाए, चाहे वो स्ट्रीट लाइट में जाए, तो उसका वो अलग से ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। लेकिन जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस है, अब जैसे लिफ्ट है, मैन पावर है, कंज्यूमेबल है, डेप्रिसिएशन है, मीन्स जो हमने असेट लगाया हुआ है उसका भी तो डेप्रिसिएशन जा रहा है, हर कॉस्ट उसमें जा रही है, मेंटेनेंस है, उन सबको जोड़ करके टोटल कॉमन एरिया से डिवाइड कर लिया जाता है और पर स्क्वायर फीट निकाल लिया जाता है। और ये लगभग आता है, अभी जो प्रेजेंटली आ रहा है 3.5 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट आ रहा है, ठीक है। तो आप 3.5 बताओगे कि मेरी बिल्डिंग में 3.5 लिया जाता है, तो वो कैलकुलेट करने नहीं जा रहा है, वो मान लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 25-30 बता दोगे तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि कॉमर्शियल में 20-25 आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है। कॉमर्शियल में ये इलेक्ट्रिसिटी उसमें ऐड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14, एसटीपी वाटर की कॉस्ट क्या आ रही है। हाँ, ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा कि जो आप एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है, जो ट्रीट वाटर निकल रहा है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, मीन जो आप पानी ट्रीट करके निकाल रहे हो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है पर लीटर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने जो मेरे चैनल का कम्युनिटी टैब है, कम्युनिटी टैब में मैंने पूरा कैलकुलेशन डाला हुआ है, अगर आपको वहाँ देखना है तो देख सकते हैं। बाकी मैं पैसे बता देता हूँ, ये 10 से 12 पैसे, कितने, 10 से 12 पैसे लीटर पड़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जो हम गवर्नमेंट से सप्लाई ले रहे हैं पानी की, चाहे वो हुडा वाटर है, चाहे वो दिल्ली में ले रहे हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में लो, किसी में भी ले रहे हो, तो वो पानी जो है वो लगभग 1 पैसे पर लीटर पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये 1 पैसे और ये 10 से 12 पैसे, यानी जो एसटीपी का ट्रीटेड वाटर है वो 10 गुने महंगा पड़ता है लगभग हमें, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अगर ये जानना है तो कम्युनिटी टैब में इसको आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टनर कब रिचार्ज क्या करते हो, या सॉफ्टनर को कब रिचार्ज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टनर रिचार्ज करने के पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है कि आपकी जो हार्डनेस है वो ट्रीट होने का आपने कितनी फिक्स की है। देखिए, होता है क्या है, सॉफ्टनर जो डिज़ाइन किया जाता है वो 60 हार्डनेस तक पानी को सप्लाई करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर आपने फिक्स कर दिया कि हमें 15 हार्डनेस से ऊपर का, यानी 15 ppm से पानी ऊपर नहीं लेना है, तो आपको जैसे ही 15 ppm ट्रीटेड वाटर आना शुरू हो जाए आप उसको रिचार्ज कर दीजिए। यदि मैंने अपनी साइड पे फिक्स कर रखा है, मैं कूलिंग टावर में देता हूँ कि भाई नहीं 60 ppm तक ले लेंगे हम इसको पानी, तो 60 से करना पड़ेगा। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो कोई भी जाता है तो यही बताता है 10 से 15 ppm से पहले हम रिचार्ज उसको कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब डिपेंड करता है। अगर इंडस्ट्री है और वो लग रहा है कि मैं तो 50 ppm तक पानी ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 200 ppm तो सप्लाई कर भी सकते हैं हम। तो अब होता क्या है, जो मशीनरी होती है उसमें हम नॉर्मली 60 ppm से पहले का ही पानी उसमें मेकअप करते हैं, कूलिंग टावर वगैरह में और इन सब में, जिससे हमारा जो है हार्डनेस कम रहे। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन जो है एकदम नहीं, आप सडनली नहीं बोल सकते। वो बोले सर ये डिपेंड करता है। हाँ, हम हमारी बिल्डिंग में 15 ppm से पहले का कर रहे हैं, बाकी ये 60 ppm तक किया जा सकता है। किस में कितना रखना है वो उस पर डिपेंड करता है, जो वहाँ का इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है फ्रेंड्स। ये लगभग 15 क्वेश्चंस के मैं जवाब दे चुका हूँ। अभी लगभग इसमें 14 से 15 क्वेश्चन और बचे हैं जो उन्होंने मेरे से किए थे, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पूरा इंटरव्यू कितना हुआ। लगभग मेरा जो है 1 से और 1 सवा घंटे का इंटरव्यू था जो उन्होंने लिया था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।